नमस्ते, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, नमस्कार, नमस्कार। बहुत कुछ हो रहा है। कभी लगता है कि विश्व जो कहते नहीं थे कि ग्लोबल विलेज है, बिल्कुल ग्लोबल विलेज है। सारा विश्व में इस समय कुछ-कुछ हो रहा है। जी7 अपना हो रहा था, तब तक ईरान-इज़राइल हो गया शुरू। ट्रम्प हमारे हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, उनको बड़ा मुश्किल से बुलाया गया जी7, तो वहाँ से ट्रम्प ही चले गए। जैसा बताया जा रहा है कि ट्रम्प मोदी जी से डर के भाग गए, जैसा भक्त लोग बता रहे हैं कि उसको इतना डर लगा उनको कि वो मोदी जी का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए भाग गए। लेकिन इन सबके बीच एक जो मैं जहाँ से शुरुआत करना चाह रहा हूँ, ये ट्रम्प जो हैं, वो जी7 को कह रहे हैं कि फिर से वापस रूस को 2014 में निकाला गया था, वो कह रहे हैं नहीं, उनको वापस लेना चाहिए, वो गलती थी। वो कह रहे हैं चीन को भी जी7 के ग्रुप में शामिल करना चाहिए। लेकिन भारत उनके किसी भी उससे बाहर है। और अब तो हद हो गई, जब उन्होंने पहलगाम का जो मुख्य इसका कर्ता-धर्ता था, जिसको कहा जाता है कि डायरेक्टर ऑफ द होल थिंग व्हाट हैपेंड इन पहलगाम, आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं पाकिस्तान फौज के सर्वेसर्वा, उनको खाने पे बुलाया। और मतलब उनके साथ अगर थाली साझा की है, रोटी साथ तोड़ी है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भारत से उनकी क्या दिक्कत हो गई है ट्रम्प की। मोदी जी जाते थे, बात नहीं करते, वहां से भाग जाते हैं, फिर फोन पे बात करते हैं। जैसा भक्त लोग बता रहे हैं, मोदी जी की तरफ से नहीं, भक्त लोगों की तरफ से आ रहा है कि मोदी जी ने बहुत डांटा है उनको, मोदी जी ने उनको कहा है कि क्या आप बार बार ये कर रहे हैं, और शायद इसीलिए वो मोदी जी का सामना नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो पहली चीज मैं टिप्पणी चाहूंगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस में जाके ट्रम्प के साथ खाने पे इन्विटेशन, इससे ये हमारे लिए थोड़ी खबर ऐसी है जिससे हमें थोड़ा मतलब वी मस्ट बी अलर्ट ऑन दिस। ये बहुत अच्छी खबर नहीं है मेरे हिसाब से। अशोक भाई, यहीं से शुरू देखिए करते देखिए इसका बेस वहाँ है कि अमेरिका की सैन्य का 250वां स्थापना दिवस अमेरिका में मनाया जा रहा था और उस स्थापना दिवस के लिए असीम मुनीर को विशेष अतिथि के रूप में अमेरिका ने बुलाया, फील्ड मार्शल असीम मुनीर को। और जब उसको वहां बुलाया गया तो व्हाइट हाउस में बाकायदा उन्हें लंच पे इनवाइट किया गया ट्रम्प साहब के द्वारा। और जब भारत देश जहां 81 करोड़ लोग, कुल आबादी के 65% 70% के आसपास 5 किलो अनाज पे जिंदा है सरकार के दिए हुए, उस देश के, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जरा देश की आर्थिक स्थिति भी पता होनी चाहिए। जिस देश के ऊपर 200 लाख करोड़ से के ज्यादा कर्जा है, उस देश के 51 सांसद 33 देशों में पिकनिक पे चले गए। ये अमेरिका में जो शशि थरूर गए, जो भरे भरे यहाँ पे अंग्रेजी फेंक फेंक के बड़ा इंप्रेशन झाड़ते हैं, अमेरिका में किसी भी बड़े नेता से वो मिल नहीं पाए, व्हाइट हाउस जाने की तो बात ही छोड़िए। ये तमाम लोग इसलिए गए थे कि पूरे विश्व में ये बताने के लिए कि पाक आतंक का जनक है, आतंकवाद को पोषण करता है, वित्तीय सहायता करता है, शेल्टर देता है, ट्रेनिंग देता है और भारत के खिलाफ खुल के उपयोग लाता है। मुझे ताज्जुब है कि हमारे 51 लोग जब वापस आए तो बड़े इतराते हुए सबको बता रहे थे कि हमने बहुत अचीव किया, पूरे विश्व ने आतंक के खिलाफ भारत का साथ दिया। अरे ये क्या कहूं मैं इनको, मूर्ख कहूं कि दिमाग में गोबर भरा है, क्या कहूं समझ में नहीं आता। ये जब कहीं नहीं गए तो भी पहलगाम होने के बाद विश्व के हर देश ने इसका विरोध किया, निषेध किया। विश्व में कहीं भी आतंकी हमला होता है, पूरा विश्व उसका निषेध करता है। सवाल है उस आतंक के जनक को अलग थलग करने का। आज अमेरिका ने सीधा ईरान पे यह हमला बोल दिया, कहते हुए
ये आतंक को पालने वाला देश है, ये आतंकी देश है। क्या वैसा पाकिस्तान को किसी ने आतंकी देश कहा? पाकिस्तान को किसी ने खटगरे में खड़ा किया? आप जो जाके कह रहे हैं कि देश ने हमको ये कहा और हमने ये कहा, वो तो पूरा आतंक के खिलाफ तो पूरा विश्व है। प्रधानमंत्री ने 30 मिनट की बात की, ऐसा बताया जा रहा है। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ट्रम्प साहब तो चौराहे पे मोर नचाते हैं। 14 बार बोल चुके हैं वो अभी तक, और अंतरराष्ट्रीय फोरम पे बोल चुके हैं कि भारत और पाक के बीच में संधि मैंने करवाई और डरा के मैंने करवाई, ट्रेड की धमकी देके मैंने करवाई। हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रम्प का विरोध तो नहीं किया। हम एक ही रट लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमको बोला, हमने सीज फायर किया, पाकिस्तान ने हमको बोला, हमने सीज फायर किया। किसी दूसरे देश की इसमें जगह नहीं है, लेकिन अमेरिका का नाम लेने में डरते क्यों हैं? फिर बात हुई कि प्रधानमंत्री को न्योता दिया। ट्रम्प साहब ने कहा कि अरे मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, मैं मिल नहीं पा रहा हूं आपसे, आप अमेरिका आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। फिर उन्होंने कहा टेलीफोन पे बात करो, तो फिर प्रधानमंत्री ने उनको हड़काया टेलीफोन पे और बताया पाकिस्तान हमारे साथ क्या करता है, और ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, पाकिस्तान गोली मारेगा तो हम यहां से गोला मारेंगे। हम आतंक हमला टॉलरेट नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान हमेशा ऐसा करता है, और पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो हमने सीज फायर किया, दूसरे देश को जगह नहीं। ऐसा उन्होंने ट्रम्प साहब को बोला, और ट्रम्प साहब ने कहा कि आतंक की लड़ाई के साथ लिए मैं भारत के साथ हूं, लेकिन आतंक की लड़ाई यदि पाकिस्तान के साथ है तो फिर ट्रम्प साहब पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर इन चीफ, शायद अमेरिका में ये पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे अमेरिका के सैन्य में रैंकिंग है उस पोस्ट की। उस जनरल साहब ने अपने पार्लियामेंट के सुरक्षा के कमिटी के सामने ये कहा कि पाकिस्तान is the best partner of America in fighting against terror. पाकिस्तान अमेरिका का बेहतरीन मित्र है आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए, और आईएसआईएस के खिलाफ कई जगह पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की है। उसी के चलते अमेरिका के दबाव में यूनाइटेड नेशंस में आतंक गतिविधियों के खिलाफ जो समिति बनी थी, उस समिति का उपाध्यक्ष पद पाकिस्तान को मिला, चोर के हाथ में चाबी दी गई। एफएटीए में वो बाहर रहे, इसकी व्यवस्था की गई ग्रे लिस्ट के। जापान तक ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान इज नॉट टेररिस्ट नेशन। अब ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री उनको टेलीफोन पे बोलते हैं, हमारे देश में क्यों नहीं बोलते? अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट पे जब फोरम पे जाते हैं वहां क्यों नहीं बोलते कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम संधि कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो हमने संधि की। किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं, खासकर अमेरिका जो कहता है। जब फ्रांस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों मिलकर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, तब ट्रंप साहब ने जो कुछ कहा एक इशू को लेकर, यूक्रेन को लेकर, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने वहीं उनको रोक के कहा कि डोंट लाई, झूठ मत बोलिएगा, आप उल्टा बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं अमेरिका कर रही है वो यूरोप ने किया, हमने किया, और जो आप यूरोप के मत्थे थड़ा रहे वो आप कर रहे हैं, लूट रहे हैं। ये हिम्मत हम में क्यों नहीं आई? सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो डिरेल हुआ है विदेश नीति, क्या होती है? आनंद जी, आप तो हमसे बहुत सीनियर है। किसी भी देश की विदेश नीति सरकार बदलने के बाद नहीं बदलती। विदेश नीति एक ऐसी नीति होती है, सरकारें आती है जाती है, लेकिन विदेश नीति एक रोड मैप पे चलती है। 2014 पे मोदी जी आए तो उनको तो लगा कि मुझे पूरा देश ही बदलना है, संविधान भी बदलना है, नीति आयोग, योजना आयोग का नीति आयोग करना है, उसका ये करना है, इस घर रोड का नाम बदलना है, गांव के नाम बदलने हैं, स्टेडियम के नाम बदलने हैं। पटेल जी के स्टेडियम को अब मोदी स्टेडियम कहा जाएगा।
सब बदलना है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बदलना है, प्राइम मिनिस्टर का आवास बदलना है, क्योंकि हर जगह अपना नाम चाहिए। उन्हें विदेश नीति भी बदल दी, और बदलते विदेश नीति में जिसे उन्होंने दोस्त समझा वो तो आस्तीन का सांप निकला, और जो आपके दोस्त थे वो आपसे दूर चले गए। हर जगह मार खा रहे हैं हम। ईंट का जब गोली का जवाब गोले से देंगे, गोला है क्या आपके पास? आज अपने आर्मी की स्थिति क्या है, नेवी की स्थिति क्या है, एयरफोर्स की स्थिति क्या है? एयरफोर्स में जितने स्क्वाड्रन सैंक्शनड है उसके कितने कम स्क्वाड्रन अपने पास है? आज अमेरिका का जो नया प्लेन है, जो 5th जनरेशन का है, उसकी रिपोर्ट बहुत खराब है। एलन मस्क ने खुद ट्वीट करके कहा कि ये तो उड़ता हुआ ताबूत है, पायलटों के लिए ये सुसाइड करने जैसा है। फिर एक देश है चाइना जिसके पास 5th जनरेशन है, वो हमारा नहीं है, हम वो से ले नहीं सकते, ना वो देगा हमको। अब एक बचता है रशिया, जो SU-57 जो 5th जनरेशन है, वो भारत का होता, और भारत जग में दुनिया में चौथा देश होता जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट अमेरिका के साथ कंधे पे कंधा मिला के बैठता। लेकिन यूपीए सरकार के डील को, जो रशिया के साथ हमारा था, 2018 में मोदी जी ने आके कैंसिल कर दिया। जो SU-57 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, वो बेसिकली भारत के HAL में बनना था, भारत और रूस के साथ में मिलकर, जैसा ब्रह्मोस रूस और भारत ने मिलकर बनाया। लेकिन ना, क्योंकि आपको फॉरेन पॉलिसी बदलनी है, आप उस पर भी चुप रहते हैं। आप भारत की विदेश नीति कौन तय करेगा? अमेरिका का कॉमर्स मंत्री, वाणिज्य मंत्री कहता है कि आप रूस से दोस्ती रखोगे तो पाकिस्तान, भारत के, अमेरिका के साथ दोस्ती कैसी हो सकती है? हम बड़े नाराज हो जाते हैं जब आप रशिया से कुछ खरीदते हैं, तो होते रहे नाराज। भारत की विदेश नीति क्या अमेरिका की परछाई बन गई है? ईरान और इजराइल के युद्ध को लेके तुरंत इनपे शांति स्थापित करने लिए चाहिए और सीज फायर होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये प्रस्ताव आया तो अमेरिका ने वीटो किया। उसके बाद ये महासभा में लाया गया यूनाइटेड नेशंस की, और जब सारा विश्व उस प्रस्ताव के साथ मतदान कर रहा था, सिर्फ 20 देश थे, अमेरिका और इजराइल और छोटे छोटे देश, एक अर्जेंटीना उसमें एक बड़ा देश था। इवन यूरोप भी युद्ध शांति के प्रस्ताव के साथ थे। 20 देशों ने इजराइल का समर्थन किया कि प्रस्ताव शांति का नहीं आना चाहिए, और भारत 19 देशों में था जो भाग गया, मतदान से गायब हो गए। क्या ये देश बुद्ध का देश है? क्या ये देश शांति का संदेश लेके जाने वाला देश है? प्रधानमंत्री तो बड़े चौड़े होकर कहते हैं कि ये युद्ध का देश है, बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं। ऐसे में आज हमारी अमेरिका में हमारी स्थिति क्या है? प्रधानमंत्री डांट रहे हैं, सारे न्यूज चैनल यही चला रहे हैं। अमेरिका को क्या फर्क पड़ा? वो आपके शत्रु राष्ट्र के सेनापति को, सैन्य के फील्ड मार्शल, अपने व्हाइट हाउस में लंच पे बुला रहे हैं, और ये शशि थरूर वहां घूम के आ गए, गाना गा के आ गए, एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई, और भारत को कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर G7 में जाने के बाद जो भी प्रोजेक्शन देने लगे, हाइट है, साइप्रस ने
प्रधानमंत्री को अपने साइप्रस का सबसे बड़ा अवार्ड देके नवाजा, लेकिन उस साइप्रस भी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। आप अपने को अवार्ड लेते, प्रधानमंत्री अवार्ड वापस करते, बोलते साइप्रस की जनता का धन्यवाद। लेकिन मुझे मजा आता कि यदि साइप्रस पाकिस्तान के खिलाफ बोलता। पाकिस्तान आतंक का जनक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री धमकी देते हैं, पानी यदि बंद हो गया, जम्मू कश्मीर से आने वाला पानी यदि बंद कर दिया तो फिर हमको युद्ध की घोषणा करनी होगी। ये गिड़गिड़ाने वाला देश नहीं कहता। प्रधानमंत्री कहते कि हमने कहा ट्रंप साहब को कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, तो अभी भी तो आ रहे हैं आतंकी, रोज पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर से ही तो आ रहे हैं। बीएसएफ के इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट दी है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अब फिर से आतंकी ट्रेनिंग कैंप शुरू हुए हैं। जो ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त किए गए थे उनको फिर से बनाया गया है और ट्रेनिंग चल रहा है। जब ये रिपोर्ट है इंटेलिजेंस की, तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो करो, एयर अटैक करके खत्म करो उनको। लेकिन बोलते कुछ है, करते कुछ है। जो प्रधानमंत्री छोटी छोटी बात पे ट्वीट करते हैं, ट्रंप साहब के पास आधे घंटे की बात हुई, एक लाइन का ट्वीट नहीं है। वहां ट्रंप साहब छोटी छोटी बातों का ट्वीट करते हैं, या सोशल ट्रूथ नाम के उनका सोशल प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं हर चीज के लिए। वो भारत के प्रधानमंत्री की टेलीफोन पे बात होने के बाद एक शब्द ट्वीट नहीं करते। और जब इनको कहो तो कहते तुम्हें प्रूफ मांगने की आदत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी भी यूपीए सरकार से प्रूफ ही मांगा करते थे। कई ट्वीट मिल जाएंगे आपको। ये सरकार स्ट्रांग है क्या, और यदि स्ट्रांग है तो आपको इसके सबूत देने होंगे। ट्वीट है उनके। कुल मिलाकर जो स्थिति चल रही है वो बहुत भयावह है। आज पूरा विश्व युद्ध के मुहाने पे है। यदि जिस हिसाब से इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ और ईरान ने आज महायुद्ध की घोषणा की, और जो यदि ये युद्ध की घोषणा है तो फिर ये अटैक का रिप्लाई नहीं, ये फुल फ्लेज युद्ध है। अमेरिका ने अपने 30 फाइटर जेट रवाना किए उस क्षेत्र के लिए। हालांकि अमेरिका कहता है कि 40,000 के हमारे फौजी 6 विभिन्न देशों में अमेरिकन बेस में हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमने दिए यदि ईरान ने हम पे हमला किया। दूसरी तरफ बोलते हैं कि खेमेनी कहाँ है हमको पता है, हम उनको भी मार सकते हैं, लेकिन अभी मारा नहीं है। अमेरिकन बॉम्ब उस बंकर को तोड़ेंगे। यदि अमेरिका इस युद्ध में उतरता है तो फिर रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। फिर ये विश्व युद्ध का प्रकाप करेगा। सारे मुस्लिम कंट्रीज ने वैसे ही इजराइल के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। कई देश ईरान का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान ने यह कह दिया कि हमारा जो अणु शक्ति है, हमारी जो एटॉमिक शक्ति है, वो पाकिस्तान की रक्षा के लिए है। लेकिन उधर ईरान के कमांडर कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारी बात हो गई है, यदि इजराइल ने एटॉमिक हमले किए तो हम पाकिस्तान इजराइल पर हमला करेगा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री अपने संसद में कहते हैं कि यदि इजराइल ने हमारी तरफ नजर भी टेढ़ी की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस पूरे विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में भारत कहाँ है, हम किसके साथ हैं? और यदि एशियाई देश देखे जाए तो रूस, चीन, पाकिस्तान, टर्की, हालांकि टर्की और रूस का कुछ पोर्शन
यूरोप में आता है। लेकिन फिर म्यांमार हो गए, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, नीचे लंका हो गया, ये सारे देश चाइना के प्रभुत्व में करीब करीब आ चुके हैं। सभी दूर से भारत घिरा हुआ है, ये सिर्फ अपनी विदेश नीति के बदलने के चक्कर में। मैं हमेशा कहता हूं कि विदेश मंत्री जो है वो किसी राजनीतिक नेता को होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट सिर्फ ऑर्डर लेने का आदी होता है, जयशंकर सिर्फ ऑर्डर लेते हैं, और ऑर्डर देने वाले कितने विदेश नीति जानते हैं भगवान जाने। उसी के चलते ये लगातार हर जगह हम मार खा रहे हैं। भारत में यदि कल युद्ध की स्थिति होती है तो भारत में महंगाई का क्या हाल होगा, क्योंकि ईरान और इजराइल के युद्ध में सबसे बड़ा जो मार पड़ रही है वो तेल की कीमतों की। यदि तेल की कीमतों ने सर उठाना शुरू कर दिया तो भारत का इंपोर्ट बिल, आयात का बिल जो है वो कहां पहुंचेगा पता नहीं। क्या भारत सरकार के पास इतनी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि हम वो बढ़ी हुई क्रूड की कीमतें ऑब्जर्व कर पाए, और यदि वो कीमतें मार्केट पे उपभोक्ता पे थोपी गई तो फिर महंगाई का हाहाकार होगा। कुल मिलाकर जब पूरी वैश्विक स्थिति देखते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री दयनीय स्थिति में पाए जाते हैं। ये बात अलग है कि हमारा गोदी मीडिया हर प्रधानमंत्री के बात को बड़ा चढ़ा के बताता है, बड़ा चढ़ा के बताता है, मास्टर स्ट्रोक कहता है। फिर बाद में पता पड़ता है कि मास्टर स्ट्रोक किसी और का था, हम तो स्ट्रोक के अंडर आ गए। प्रधानमंत्री जब पहली बार अमेरिका गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिलने के लिए सेकंड टर्म में, तो पूरा गोदी मीडिया चहक उठा कि हमको विमान भी मिल रहा है, बहुत सारी चीजों का डील हुआ और प्रधानमंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक है। उसके बाद व्हाइट हाउस ने प्रेस रिलीज जारी किया कि भारत के प्रधानमंत्री मिले और राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको कहा कि आपके देश में दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्सेस लगते हैं, इतना टेरिफ दुनिया में कहीं नहीं है, आप टेरिफ कम कर दीजिए नहीं तो मुझे टेरिफ लगाना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब अमेरिका घाटे का सौदा नहीं करेगा, आपको हमारे साथ व्यापार करना है तो अमेरिका को कमा के देना पड़ेगा। इसके लिए हमको हमारे से आपको युद्ध साहित्य, आपको हमारे विमान लेने पड़ेंगे, आपको तेल भी हमसे लेना पड़ेगा। ये माल थोपा गया था हम पे, ये बाद में व्हाइट हाउस से पता पड़ता है। तब गोदी मीडिया चुप, सरकार चुप। कुल मिलाकर पूर्ण रूप से यदि देखा जाए जो विश्व में उलट पुलट चल रही है उसमें भारत की स्थिति अनगाइडेड मिसाइल जैसी है। पता नहीं हम कब किसके साथ कहां बैठेंगे, क्यों बैठेंगे, किस लिए बैठेंगे, किसके कहने पे बैठेंगे, क्योंकि अपना कुछ ठोस दिखाई नहीं देता। अशोक भाई वो थोड़ा कनेक्शन की दिक्कत थी। मैं एक दो चीजें मैं अपना वो दे दूं और फिर एक इम्पोर्टेंट चीज पे आपका एक टिप्पणी ले लूं। एक तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, बहुत से लोगों से बात हुई, अमेरिका इस समय अपने व्यापार में लगा हुआ है। उसके जो पुराना कबाड़ है उसके पास, जो आप कह रहे थे ना 4 जनरेशन, 3.5 जनरेशन, 4.5 जनरेशन, पुराना कबाड़ को वो इस समय दुनिया के बाजार में ढकेलना चाहता है। तो उसको सूट करता है कि इस तरह के यूक्रेन रूस होता रहे, इजराइल यहाँ होता रहे, कुछ ना कुछ होता रहे, तो वो ठेलेगा। और वो ये ठेलेगा, वो असीम मुनीर को बुलाना, इनको बुलाना, वो ये सब अपना कबाड़ को साफ करेगा। तो पहली चीज यह है कि भारत की इस समय स्थिति नॉन अलाइंड नहीं, भारत इस समय अमेरिका के पिछलग्गू के रूप में ही दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक चीज जरा और आपसे पूछ लूं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो बोइंग वाला मामला हुआ है और उसमें बहुत सी लॉबीज लग गई हैं, यहां तक अब आ रहा है कि विजय रूपाणी जी के का भी हो रहा है कि भाई उनको इस तरह की भी थ्योरीज चलने लगी हैं। नहीं, हम कह रहे तरह तरह के अफवाह गर्म है बाजार। सरकार की तरफ से कोई प्रॉपर अभी तक जवाब नहीं आया है, पास में भी नहीं आया था।
और ये बहुत देखिए कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। जी, देखिए इस सर, पे अभी आपके हिसाब से ये कहाँ पे मामला मैं पहुंचा और क्या है? मैं आपका थोड़ा मुझे स्टैटिस्टिक पे चला जाता हूँ। जी, जो विश्व का एविएशन मार्केट है, उसमें 40% के आसपास शेयर बोइंग का है, 60% के आसपास का शेयर एयरबस का है, मोटे-मोटे तौर पे। लेकिन एक्सीडेंट में बोइंग का शेयर सबसे बड़ा है। मार्केट शेयर कम है और एक्सीडेंट में ज्यादा है। और खासकर ये ड्रीमलाइनर वाली जो सीरीज है, इसको लेकर अमेरिका में बहुत बवाल चल रहा है। अमेरिका में जो इनकी असेंबलिंग लाइन है, वहां के जो इंजीनियर्स है, वो खुद विसल ब्लोअर बने। उसमें से एक ने तो कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि उसका अमेरिका में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, शायद उसका मर्डर हो गया है। ये बड़े लेवल पे काम हो रहे हैं। कई जगह अमेरिकन गवर्नमेंट ने 2-2 3-3 बार इंक्वायरी की है। और एक रिपोर्ट जो कल मेरे हाथ में लग गई, उस रिपोर्ट में तो ये कहा गया, उस रिपोर्ट में जब अभी जो नए-नए एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस एक्सीडेंट को लेके देखिए, वो जो व्हिसल ब्लोअर थे, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि आपने इसकी उम्र 50 बताई है। लेकिन ये ड्रीमलाइनर जैसे-जैसे पुराना होता जाएगा, वैसे-वैसे इसके एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते जाएँगे। और ये 10-12 साल बाद लगातार एक्सीडेंट करते हुए दिखाई देंगे। तो जब ये बोइंग मतलब 787 जब 8 आया पहले, फिर 9 आया, तो जब ये सीरीज़ आई, तो बार-बार हो रहा था, कहाँ हो रहे एक्सीडेंट? कहाँ हो रहे एक्सीडेंट? लेकिन उन लोगों ने जो बताया था कि असेंबली लाइन में गड़बड़ है, इसके कई जगह पे गड़बड़ है, तो पहला झटका जो लगा, वो सिडनी से साइप्रस, सॉरी सिडनी से ऑकलैंड, न्यूजीलैंड एक प्लेन जा रहा था, ड्रीमलाइनर। वो हवा में 34,000 फीट पे था, ऊपर समुद्र से ऊंचाई फीट यदि नापी जाए तो। वहां से वो 120 मीटर नीचे, यानी 400 मीटर नीचे फ्री फॉल हो गया। तो जमीन पे तो टकराया नहीं, फिर संभला गया, लेकिन वो फ्री फॉल में 50 लोग जख्मी हो गए। वो पहला अंदेशा था। उसके बाद जो रिपोर्ट में जो एक बात जो सामने आई, वो ये कि जब उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका की जनता क्यों इस रिस्क पे रहे, तब बोइंग के अधिकारी ने उनको कहा कि आप चिंता मत कीजिए, जिस असेंबलिंग फैसिलिटी के लिए प्रॉब्लम बताई जा रही है, और वहां जो 6 प्लेन बने हैं, वो सारे के सारे हमने भारत को दे दिए हैं। तो अमेरिका को चिंता करने की जरूरत नहीं। सवाल वो है। फिर कुछ लोग, ये लगातार मैंने वीडियो भी देखे, कई लोगों के, जो लोग अंधभक्त है, वो बार बार कहते कि विदेशी हाथ है। हमारे देश में जब से मोदी जी आ गए, तब से विदेशी हाथ है। इतना कमजोर शासन है, कोई भी आदमी कहीं भी आके षड्यंत्र करके जा सकता है देश के साथ। किसने कहा कि भाई इतना कैसा? आज की हेडलाइन है नवभारत की, फिर तकनीकी खराब, एयर इंडिया की 16 उड़ानें रद्द। ठीक है, बेसिकली एयर इंडिया में कबाड़ा ही था। टाटा ने एयर इंडिया लिया, लेकिन कबाड़े के साथ लिया। नए प्लेन के ऑर्डर दिए, वो प्लेन आने तक पुराने ही चलाने पड़ेंगे। तो ये कबाड़े में तो तकलीफ हो ही गई है। और 16 उड़ानें क्यों रद्द हो गई? क्योंकि ड्रीमलाइनर के एक्सीडेंट के बाद कोई भी पायलट अब रिस्क लेने को तैयार नहीं। कोई भी पायलट रिस्क लेने को तैयार नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। इसके लिए ज्यादातर, और ये जो 16 फ्लाइट कैंसिल हो गई, मैं दावे के साथ कहता हूं इसमें मैक्सिमम बोइंग होंगे, एयरबस नहीं। ये वहां फर्क है। अब एक हास्यास्पद में देख लिए, निर्लज्जता का उच्चांक कैसा होता है। प्रफुल्ल पटेल का एक स्टेटमेंट पढ़ा मैंने। प्रफुल्ल पटेल सिंगापुर एयरलाइंस को लताड़ रहे थे कि एयर इंडिया में आपका 25% शेयर है, आप एयर इंडिया के स्टेक होल्डर हो। लेकिन ये जो ड्रीम लाइनर एयर इंडिया का जो एक्सीडेंट हो गया और इतने लोग मर गए, उसके बारे में सिर्फ आपने दुख व्यक्त किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लोगे? ये कौन कह रहा है सर? प्रफुल्ल पटेल। ये निर्लज्ज इंसान जब एविएशन मंत्री बना, तब एयर इंडिया पे 40,000 करोड़ का कर्जा था।
7,000 करोड़ के लॉसेस थे। एयर इंडिया ने कुछ प्लेन पुराने हो गए इसलिए नए प्लेन चलाने के लिए, नए प्लेन लाने के लिए 28 प्लेन का ऑर्डर दिया था। इन महाशय ने मंत्रालय संभालते से ही उस 28 प्लेन का 68 प्लेन किया। कमीशन खाने के चक्कर में क्या होगा, जरूरत तो थी नहीं। और उस 40 प्लेन जो बढ़ाए उसमें 27 ड्रीम लाइनर थे, जिसके खिलाफ अमेरिका में लगातार इंक्वायरी चल रही थी। फिर इनका कहना था कि ये इकोनॉमिकल है और ये लंबे रूट के लिए, विदेश यात्रा के लिए जरूरी है, जबकि देश में 59 इंटरनेशनल रूट में से 57 रूट पे हम लॉसेस में थे। जेट एयरवेज ने अमेरिका का अपना जो उन्होंने अमेरिका जो दिल्ली फ्रैंकफर्ट का था जो प्लेन, वो जो रूट लिया हुआ था वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो कहे हम लॉस का धंधा नहीं करेंगे। ड्रीमलाइनर लाया कौन, और हाइट देखिए उसके भी ऊपर निर्लज्जता की। फिर सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। सुप्रीम कोर्ट के केस पे सीबीआई इंक्वायरी हुई और जब प्रफुल्ल पटेल अटक गए तो ये जाके बीजेपी की वॉशिंग मशीन में बैठ गए और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उस भ्रष्टाचार में कुछ तो देखा होगा जब सीबीआई की ऑर्डर कर दी, लेकिन सीबीआई पे जैसे ही बीजेपी का चश्मा चढ़ा दिया गया, उनको फिर वो पाक साफ दिखे। अब वो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। जिस बीजेपी ने इस भ्रष्टाचार को उजागर कर प्रफुल्ल पटेल को जेल में भेजने की मांग की थी, उसी बीजेपी की जब मोदी जी की सरकार आई तो पहले ही टर्म में जो एविएशन मंत्री थे उन्होंने बुरी तरह से लताड़ा प्रफुल्ल पटेल को कि इतने प्लेन लेने की जरूरत नहीं थी, और 2 महीने बाद उन्होंने भी 5 ड्रीम लाइनर का ऑर्डर दिया। भाई गंगा बह रही है, जिसको लूटना है लूट लो। और ये निर्लज्ज प्रफुल्ल पटेल जो जिसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि ये ड्रीम लाइनर लाया कौन देश में, वो सिंगापुर एयरलाइन को पूछता है कि तुम्हारे 25% स्टेक है तो तुम इसका ओनरशिप क्यों नहीं लेते। ओनरशिप तो गुजरात के उस सरकार को लेनी होगी। मल्लिका साराभाई का एक पोस्ट है, आनंद जी मैं भेजूंगा आपको, बहुत इमोशनल पोस्ट है। उसने कहा कि मैं ये इसलिए नहीं लिख रही हूं कि मुझे दुख हुआ कि इतने लोग गए, मेरा क्रोध है कि इतने लोग गए और इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। 2018 से लेकर लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गुजरात गवर्नमेंट को 30 एकड़ जमीन मांग रही है एयरपोर्ट को लग के, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि गुजरात का अहमदाबाद का एयरपोर्ट रिस्की है, क्योंकि एयरवे के बाद जहां एयरवे खत्म हो जाता है रनवे, उसके बाद एक बफर एरिया होता है, वहां बफर एरिया है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमको 30 एकड़ की जमीन चाहिए ताकि हम बफर एरिया वहां बनाएं। आज वो 30 एकड़ का बफर एरिया होता तो हो सकता है वो जमीन पे लैंड होता, कम से कम उस हॉस्पिटल के वो बच्चे जो थे डॉक्टर वो ना मरते। लेकिन रूपानी के कार्यकाल में ही ये लगातार जमीन मांगी गई, लेकिन वहां से लोगों को उठाने में मतदाता नाराज हो जाएगा। वोट बैंक है हमारा, इसके चलते इस नाकारा सरकार ने काम नहीं किया। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रफुल्ल पटेल की औकात है कि वो गुजरात गवर्नमेंट को पूछे कि क्यों बफर जोन के लिए जमीन नहीं दी? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। ये इनकी निर्लज्जता है। एक आध आदमी को थोड़ी भी लज्जा होती तो इस एक्सीडेंट के बाद घर से बाहर नहीं निकलता, आत्मग्लानि से पश्चाताप करता। सिंगापुर एयरलाइन को पूछ रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे निर्लज्ज नेताओं के हाथ में सत्ता है। जी मैं अशोक भाई इसको खत्म करें, मतलब गुस्सा सब में है बहुत। और मेरे एक साथी ने एक अच्छी बात कही, उसने कहा कि ये लोग निर्लज्ज के साथ साथ निष्ठुर भी हैं। उसने कहा कि असंवेदनशील नहीं, ये निष्ठुर हैं।
और जिस इस तरह तरह, की बिल्कुल। स्टेटमेंट देना कि एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं, ये सब स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल में निष्ठुरता की निशानी है। आज के लिए इतना ही अशोक भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।